नमस्कार बच्चों। तो आज हम अपने टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आज हम अपनी अभिप्रेरणा के ऊपर बात करेंगे। अभिप्रेरणा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिशन्स में भी, और जैसे कि मैं बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उन बीएड स्टूडेंट्स के लिए अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो अभिप्रेरणा होगी तभी हम अधिगम कर सकते हैं, अन्यथा जो अभिप्रेरित व्यक्ति नहीं है वो व्यक्ति किसी भी तरह से अधिगम नहीं कर सकता। तो आओ बच्चों, आज हम मोटिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम मूवियर शब्द से हुई है, जिनका अर्थ होता है मूव, मोशन और मोटर। और इन शब्दों का जो हिंदी अर्थ लिया जाएगा वो होगा गति करना, किसी भी व्यक्ति को धक्का देना, उसको पुश करना। वो प्रगति कैसे करे, तो वो प्रगति करना यानी गति करना। गत्यात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। गति कैसे करना है, व्यक्ति कैसे चल रहा है, वो सब मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिनका अर्थ है मोटम मूवियर। ठीक है बच्चों, और इनका हुआ मूव, मोशन, मोटर यानी गति करना, धक्का देना। कुछ परिभाषाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्रैच एंड क्रैचफील्ड ने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्योंकि हम कोई कार्य क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। तो ये किसने कहा? क्रैच एंड क्रैचफील्ड ने। स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो राजमार्ग किसने बताया? स्किनर ने। कोटरवुड के अनुसार कि किसी क्रिया को आरंभ करना, उसे जारी रखना, ये और उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? उस प्रवृत्ति को कहते हैं अभिप्रेरणा। कोई भी काम हम जारी रखते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं और उस कार्य को नियंत्रित भी रखते हैं, तो वो जो क्रिया है उसको कहेंगे अभिप्रेरणा। वुडवर्ड के अनुसार प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। तो व्यक्ति जो है निश्चित व्यवहार तभी करेगा और उसमें निश्चित लक्ष्यों की ओर तभी बढ़ेगा जब उसमें उत्तेजना होगी, क्योंकि वो जब लक्ष्यों की ओर बढ़ता है तो निश्चित व्यवहार की प्रक्रिया करता हुआ ही आगे बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा के स्रोत क्या क्या है। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के स्रोत कहाँ कहाँ से है? तो आवश्यकता यानी नीड। हम अभिप्रेरित क्यों रहेंगे? तो हमें अभिप्रेरित इसलिए रहेंगे क्योंकि हमें आवश्यकता है। जब किसी उद्दीपक की जो अनुपस्थिति का जो अभाव होता है उसी को आवश्यकता कहते हैं, और जब आवश्यकता होगी तभी हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। अब चालक, प्रणोद, अंतर्नोद, ड्राइव, ये दूसरा जो स्रोत है वो स्रोत है चालक, प्रणोद, अंतर्नोद। तीनों ही एक ही है, इसको कहते हैं ड्राइव। तो हर एक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे कि हमें आवश्यकता है रोटी। अब रोटी की आवश्यकता है तो जब हमें भूख लगेगी तभी हम क्या करेंगे? रोटी चाहिएगी हमें। तो भूख लगने से रोटी चाहिए, तो भूख क्या हुआ? चालक हुआ। जब हमें सर्दी लग रही है तो सर्दी क्या हुआ? चालक हुआ। और सर्दी को रोकने के लिए हमें रजाई गद्दे आदि की आवश्यकता होती है। प्यास लगी, प्यास क्या है? चालक है। और प्यास लगने पर हम क्या करेंगे? पानी पिएंगे। तो पानी की आवश्यकता हुई। पानी की आवश्यकता जब हुई तो हमारे अंदर तनाव, कुंठा उत्पन्न होती है। तो उस तनाव कुंठा चालक को रोकने के लिए हमें पानी पीना ही पड़ेगा, और हमारा जो चालक है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपक, प्रोत्साहन। तो जब हम क्या करते हैं बच्चों कि उद्दीपक को देख करके हम कार्य करते हैं। हम उद्दीपक को देख करके कार्य करेंगे। जैसे कि आप कंपटीशन एग्जाम्स देखते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब आपको भर्ती प्रक्रिया निकलती है, भर्तियां आएंगी, तभी आपके सामने एक उद्दीपक होगा, प्रोत्साहन होगा कि भाई अब तो भर्ती आ गई है, अब हम उसके लिए तैयारी करते हैं।
अगर भर्तियां नहीं आ रही हैं, अभी शांति काल चल रहा है, तो हम किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर शांति काल में तैयारी की जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस हो जाता है, सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगर जब भी आपके पास टाइम हो रहा है, टाइम मिले, तब आप उस कार्य को बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो उद्दीपक और प्रोत्साहन यानी कोई भी क्रिया जब करते हैं, जब आपके सामने उद्दीपक या प्रोत्साहन होता है, और जब हमें ये तीनों क्रियाएं मिल जाती हैं तो उसको कहते हैं अभिप्रेरक। तीनों का योग ही क्या है? अभिप्रेरक। जैसे कि नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, इन तीनों को मिलाने की प्रक्रिया को अभिप्रेरक कहा जाता है। अभिप्रेरक चक्र यानी कि नीड हुआ, ड्राइव हुआ और इंसेंटिव। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक थे डेसी, उन्होंने चौथा चक्र भी इसके अंतर्गत जोड़ा। कौन सा चक्र? चौथा चक्र इसमें जोड़ा, जिसको कहते हैं कॉग्निशन, संज्ञान। तो ये क्या हुआ? N+D+I+C, यानी कि नीड, ड्राइव, इंसेंटिव और कॉग्निशन, इन तीनों को मिलाकर के एक संज्ञानात्मक चक्र प्रस्तुत किया गया। और चौथा चक्र जोड़ने वाले कौन थे? चौथा चक्र जोड़ने वाले जो थे वो थे डेसी। अब इन अभिप्रेरकों का वर्गीकरण भी अपने अपने अनुसार व्यक्तियों ने किया। जैसे मैस्लो थे, उन्होंने बताया जन्मजात व अर्जित। थॉमसन ने बताया प्राकृतिक, स्वाभाविक और कृत्रिम। और गैरेट ने बताया, तीन तरह के गैरेट ने बताए, जैविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। सिर्फ आपको इनमें जो वर्गीकरण है उनमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मैस्लो, थॉमसन और गैरेट ने कौन से बताए और कौन से नहीं बताए। अब अभिप्रेरणा के प्रकार आ जाते हैं। तो अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा को ही नकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है, और आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। जब हम बाह्य रूप से बाह्य उद्दीपक को देख करके या बाहरी प्रोत्साहन को देख करके कार्य करते हैं, तब इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है, जो एक नकारात्मक होती है। इसमें हम कार्य को आरंभ तो कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बीच में ही अटक जाते हैं। तो ये आरंभ तो है, लेकिन अपने आप में अंत नहीं है। और आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा है। इसमें व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित रहता है और स्वयं अभिप्रेरित रह करके कार्य करता है, और ये अपने आप में अंत है। यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा आरंभ तो है, लेकिन अपने आप में अंत नहीं है। लक्ष्य को पहुंचने में कहीं ना कहीं समस्या हमारे सामने आ सकती है। लेकिन जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में अंत है। यानी कि कार्य जब तक खत्म नहीं होगा, कार्य में जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति रुकता नहीं है, और इसलिए इस अभिप्रेरणा को हम सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। ये हुआ आपका अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम सोपान है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। जो किसने बताई थी? स्किनर ने इस परिभाषा को बताया था। अधिगम जो अभिप्रेरणा है, अधिगम का हृदय है, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है, और अभिप्रेरणा ही मुख्य चालक भी है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। तो यहाँ सब ये बातें बता रहा है कि अगर अभिप्रेरणा होगी तभी हम सर्वोत्तम जो अधिगम है वो कर सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग भी जो है अभिप्रेरणा को ही बताया है। अधिगम का जो हृदय है वो भी अभिप्रेरणा को ही बताया है, क्योंकि जब हमारे शरीर में जो हृदय है वो धड़कता रहता है, तब तक हमारा जीवन काल है। उसी तरह अधिगम यानी हम सीखते कब हैं? जब हम अभिप्रेरित रहेंगे। अभिप्रेरणा अधिगम यानी अभिप्रेरणा है तभी हम अधिगम कर सकते हैं, तभी हम चल रहे हैं, अन्यथा बिना अभिप्रेरणा के हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य यानी कंपल्सरी जो पोजीशन है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम में निरंतरता लाती है, यानी जो व्यक्ति है वो निरंतर कार्य को जारी रखता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में क्या लाती है? निरंतरता लाती है। अभिप्रेरणा अधिगम का साधन है और साध्य नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साधन और साध्य में अंतर क्या है, तो आप
साध्य तो वो होगा यानी जो लक्ष्य आपने डिसाइड किया है, जिस लक्ष्य पर आप पहुंचना चाहते हैं। और साधन क्या होगा कि जिस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आप कुछ उद्देश्यों का यानी छोटे छोटे उद्देश्यों का पालन करते हैं, उसको साधन कहते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे उद्देश्यों को बनाते हैं, उन उद्देश्यों को ही साधन कहा जाता है। यानी आपका घर क्या हुआ, लक्ष्य। और लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, किसी रिक्शे का, किसी बस का, किसी मोटर गाड़ी का आपने यूज किया, तो उसको क्या कहेंगे, साधन। इसी तरह जो अभिप्रेरणा है वो एक साधन है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन अपने आप में साध्य यानी लक्ष्य नहीं है। अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी लक्ष्य पर वो फोकस्ड रहता है कि मुझे जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई कार्य, तब तक मैं किसी और कार्य को नहीं करूंगा। अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना है, यानी जो व्यक्ति है जो अपने अंदर आंतरिक उत्तेजना यानी अंदर से वो अपने आप को अभिप्रेरित रखता है और कार्य भी करता है। अभिप्रेरणा अधिगम सर्वोत्तम, यानी जो अधिगम है वो सर्वोत्तम कब होगा, वो तभी होगा जब व्यक्ति अधिगम यानी अभिप्रेरणा उसके अंतर्गत होगी। तो ये विशेषताओं के बारे में बात की। एक बार फिर से देखिए कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा किसी क्रिया को आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। आप ध्यान रखें कि ये परिभाषा किस किस ने दी थी। ये मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को आपको बता दिया है। अभिप्रेरणा के स्रोत बता दिए हैं, जिन पे 3 स्रोत बताए, आवश्यकता है और आपका चालक है, प्रणोद है और अंतर्नोद है। ये तीनों ही एक ही है। और तीसरा है जो उद्दीपक बताया है, उद्दीपक और प्रोत्साहन। इन तीनों को अभिप्रेरक कहते हैं और तीनों के योग को अभिप्रेरक कहा जाता है। और अभिप्रेरक चक्र में चौथा जो जोड़ा है वो किसने जोड़ा है, डेसी ने जोड़ा है। अभिप्रेरणा चक्र में तत्व जो जोड़ा है, चौथा तत्व संज्ञान का, वो अभिप्रेरक चक्र में डेसी ने जोड़ा है। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया। सिर्फ आपको मैस्लो ने कितने कितने वर्गीकरण किए थे, थॉमसन ने कितने बताए और गैरेट ने कितने बताए, ये सब इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। तो यहाँ अभिप्रेरणा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें जो मोस्ट सिद्धांत है, मैस्लो का जो सिद्धांत है, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो बच्चों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको कमेंट भी करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इनको शेयर भी करें। और आप मेरे को कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों, हैव ए गुड डे।